अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपने देखा कि पहले हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था और आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, सेम लाइक दैट किसी भी सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके अंदर हर ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। आपने देखा कि ये सेल भी किसी एक फैक्ट्री से कम नहीं है। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर हम कहते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है, तब जाके कोई एक जो है उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई एक फैक्ट्री होती है, उसमें कहीं पे खाम माल मिल रहा होता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाए तो वहां पे उसकी प्यूरिफिकेशन हो रही है। तीसरे में जाए तो वहां पे उसकी मिक्सिंग हो रही होगी, नई चीजें बन रही होंगी। चौथे में जाए तो वहां पे उन चीजों की पैकेजिंग हो रही होगी, प्लास्टिक कोटिंग हो रही होगी, स्टैंप लग रहे होंगे और उन चीजों को नई पहचान मिलती है। इसी तरह कोई ना कोई सिस्टम होता है, सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि इन सारी चीजों को चेक कर रहा होता है क्या ये ठीक तरीके से हो रहे हैं सारे काम। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई मसला हो, वो अपना काम सही परफॉर्म ना करें, तो पूरी फैक्ट्री के जो प्रोसेस पे है वो असर होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि जो सेल है इसके सारे ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तब जाके होल सेल जो है अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर सकता है और जो होता है हम कहते हैं कि एक बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आज के हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको हम देखते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम गाल्जी ऑपरेटस भी कहा जाता है। इसको गाल्जी ऑपरेटस या हम इनको गाल्जी बॉडीज का नाम भी देते हैं। एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इनको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने इसके बारे में क्या फर्क है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये भी हम देख लेंगे। मेन सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किसने किया था। तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, कैमिलो गाल्जी। सबसे पहले इसने गाल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया था 1898 में। गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि Golgi complex consists of stacks of latent membrane-bound sacs called cisternae together with the system of associated vesicles called Golgi vesicles and associated tubules. आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो भी फ्लैटेंड सैक्स पे मुश्तमिल था, उसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम था। सेम लाइक दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सैक्स हैं, ये फ्लेटेंट सैक्स हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड होती हैं, या हम कहते हैं पानी से भरी हुई ये थैलियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर जिनकी तहें लगी हुई हैं, ऐसे स्टैक्स लगे हुए हैं, और इनकी मेम्ब्रेन को भी यहाँ पे सिस्टर्नी का नाम दिया है। गाल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें भी इनकी मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी के नाम दिया गया था। लेकिन मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जबकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हर एक स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से
सेपरेट है। तो इस तरह हमने देखा कि ये इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी जो एक साइड जो होती है कन्वेक्स होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रही होती है, और दूसरी साइड जो होती है वो कनकेव होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रही होती है। जो साइड न्यूक्लियस के करीब या एंडोप्लाज्मिक कैनाल की तरफ होती है उसे फॉर्मिंग फेस या सिस गाल्जी कहा जाता है, और जो साइड सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको ट्रांस गाल्जी या मैच्योरिंग फेस का नाम भी दिया जाता है। तो इस तरह हमें इसकी लोकेशन का भी पता चल रहा है कि कहाँ पे लोकेट करती है, कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक साइड पे इनकी साइड जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी और न्यूक्लियस की तरफ होती है एक साइड इनकी, और दूसरी साइड इनकी जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। और इस तरह हमने इसकी लोकेशन को भी देख लिया कि ये कहाँ पे लोकेट करती है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हमें पता चलेगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स के कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेसिकल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर मोस्टली ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके टू डिस्टिंक्ट फेसेस हैं। अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे है, इसके साथ है, प्रोक्सिमल है, उसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं जो कि कन्वेक्स है। और दूसरा डिस्टिंक्ट फेस जो है जो कि साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसको फेस कर रहा है, इसकी सेक्रेटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है, इसको हम मैच्योरिंग फेस या ट्रांस गाल्जी का नाम देते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया डियर स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन को, डेफिनेशन को, डिस्कवरी को। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे होता है, इसका कनेक्शन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैसे है, और किस तरह इसके साथ मिलकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्चुअली ये अराइज करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पार्ट नजर आ रहा है, स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड्स अराइज होते हैं। राउंड ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं बना देते हैं, जिनको हम वेसिकल्स का नाम देते हैं, और इनके अंदर ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियस के जो है अंदर एक डार्कली स्टेन्ड आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या चीज होती है, राइबोसोम्स होते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कौन सा है, न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर से होते हुए इसके अंदर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली इसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ ये अटैच्ड हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स को का जिक्र यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और ये सिंथेसिस जो प्रोटीन की होती है ये फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए इस बटनवा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं ये प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन यूजेबल फॉर्म में नहीं होती, मतलब ये इमेच्योर प्रोटीन है जो जिसको अभी सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रोटीन की मजीद प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, पैकेजिंग की जरूरत होती है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। अब ये प्रोटीन जो इमेच्योर थी ये कहाँ से आ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स जाके अटैच्ड होते हैं, फिर किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के साथ। ये इसकी पहले सिस गोल्जी में एंटर होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, फिर ये ट्रांस में जाते हैं, फिर ट्रांस गोल्जी से ये सिस
फेस में जाते हैं, फिर ट्रांस फेस में। इस तरीके से इनके अंदर ये प्रोसेसिंग पैकेजिंग का प्रोसेस होते होते आखिरकार ये फिर यहाँ से ये वेसिकल्स जो हैं, ये थैलियां यहाँ से अलग हो जाती हैं। इनको हम सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कहते हैं, सिक्रीट हो रही है यहाँ से। अब इनके अंदर जो प्रोटीन आएगी वो मैच्योर होगी, इसीलिए हम इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। मैच्योरिंग फेस यानी अब वो इस काबिल है प्रोटीन को कि वो सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसलिए हम इस साइड को, हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की इस साइड को फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जब मॉडिफिकेशन हो जाती है सब्सटेंसेस की, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जो होती हैं फिर अपना आगे इन वेसिकल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो उनको रिलीज कर दिया जाता है सेल से बाहर जब इनकी ज़रूरत होती है, और यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट जो हैं वो सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलके जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की तरफ। अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक दो तो हमने पहले डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल सिक्रीशन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये ज्यादा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं ज्यादातर सिक्रीटरी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल सिक्रीशन मेनली क्या होती है, प्रोटीन्स ही होती हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इन प्रोटीन्स को मैंने अभी बताया कलेक्ट करता है आर से स्मूथ ईआर के थ्रू, फिर ये जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वहां पे इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है और फिर इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इसके अलावा ये जो सेल सिक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन सेकेंड सेल सिक्रीशन के अलावा वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं वो भी पिंच्ड ऑफ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। कहाँ से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही ये चीजें अराइज होती हैं। हम इसलिए कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स को भी बनाने में इन्वॉल्व होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका है मॉडिफिकेशन, चीजों को मॉडिफाई करना। किसको करना, फॉर एग्जांपल आर से जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आर, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं, लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये प्रोटीन जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और ये लिपिड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन होती है। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन के अंदर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड्स इसमें पहुंचते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके बना देती है ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये हमारे पास क्या बन गए, सिंपल प्रोटीन से ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गई और सिंपल लिपिड से ग्लाइकोलिपिड्स बन गया। दीज आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कहते हैं मॉडिफाई हो गया, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स फिर सेल मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस भी देख लिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी को देखा, फिर इसकी डेफिनेशन देखी, फिर ये कहाँ पे इनकी लोकेशन है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और लास्ट में हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।